हेलो दोस्तों, एक बार फिर से मैं हाजिर हूँ 8 फरवरी 2022 के इंपॉर्टेंट इवेंट्स के साथ। आप कंप्लीट वीडियो यहाँ से देखें क्योंकि लास्ट में आपको 2 क्वेश्चंस के जवाब देने हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, इंटरनेशनल डे ऑफ जीरो टॉलरेंस फॉर फीमेल जेनिटल म्यूटिलेशन। वैसे इतना ही याद रखिए आप, इंटरनेशनल डे ऑफ जीरो टॉलरेंस फॉर फीमेल जेनिटल म्यूटिलेशन किस दिन ऑब्जर्व किया गया? तो ये ऑब्जर्व किया गया है 6 फरवरी को। कब? 6 फरवरी को। आप अगर इतना भी याद रखेंगे तब भी आप आसानी से टिक कर पाएंगे कि कब ऑब्जर्व किया जाता है। तो इंटरनेशनल डे ऑफ जीरो टॉलरेंस फॉर फीमेल, ये 6 फेब को ऑब्जर्व किया जाता है। यूनाइटेड नेशन द्वारा इसको मनाया जाता है ताकि हम फीमेल जेनिटल म्यूटिलेशन को इरेडिकेट कर सकें। ये इंटरनेशनल डे ऑफ जीरो टॉलरेंस फॉर फीमेल जेनिटल म्यूटिलेशन पहली बार 2003 में ऑब्जर्व किया गया। इस बार 2022 में थीम क्या है? एक्सेलरेटिंग इन्वेस्टमेंट टू एंड फीमेल जेनिटल म्यूटिलेशन। इतना याद रखिएगा। ये फीमेल जेनिटल म्यूटिलेशन क्या होते हैं? महिलाओं के गर्भाशय से रिलेटेड जितने भी पार्ट होते हैं उनको ऑपरेशन के द्वारा निकाल दिया जाता है, जिससे उनका मंथली साइकिल रुक जाता है, वो प्रेग्नेंट नहीं हो सकती। कई सारी ऐसी चीज़ें की जाती हैं। क्यों की जाती हैं मैं बताता हूँ आपको। कोल्हापुर में एक इंसिडेंट आया था कुछ समय पहले, जहाँ पर शुगर केन की फील्ड में काम करने वाली महिलाओं के साथ ऐसा ही किया गया था। तो ये इंटरनेशनल डे ऑफ जीरो टॉलरेंस फॉर फीमेल जेनिटल म्यूटिलेशन इसीलिए ऑब्जर्व किया जाता है 6 फरवरी को, ताकि लोगों को इसके विषय में अवेयर किया जाए कि महिलाएं किस पर्पस के लिए हैं, उनको किसी और को जन्म देने का अधिकार प्राप्त है। पुरुष ऐसा नहीं कर सकता है, लेकिन उनका शोषण करने के लिए जेनिटल म्यूटिलेशन किया जाता है, जो कि काफ़ी भी गलत है, काफ़ी ज़्यादा गलत है। इसीलिए 6 फरवरी को हमारा इंटरनेशनल डे ऑफ जेनिटल म्यूटिलेशन मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वराज एबिलिटी, ये इंडिया का पहला AI जॉब पोर्टल है डिफरेंटली एबल्ड लोगों के लिए। स्वराज एबिलिटी किसने लॉन्च किया है? IIT हैदराबाद। किसने? IIT हैदराबाद ने। हैदराबाद में अभी आपको पता है 216 फीट ऊंचा रामानुजाचार्य जी का स्टैचू इनॉग्रेट किया गया है। किसने इनॉग्रेट किया है? प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने। बाकी इक्री सेट का हेडक्वार्टर है हैदराबाद में, उसका फाउंडेशन डे था 50th मेरे ख्याल से, उसको भी एड्रेस किया है। तो स्वराज एबिलिटी हैदराबाद, IIT हैदराबाद ने लॉन्च किया है। इंडिया का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जॉब पोर्टल है। किसके लिए? डिफरेंटली एबल्ड लोगों के लिए। तो IIT हैदराबाद ने स्वराज एबिलिटी लॉन्च किया है, जो कि एक जॉब पोर्टल है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित। ये क्या करेगा? जो डिफरेंटली एबल्ड लोग हैं यानी डिजेबल पर्सन हैं, उनके लिए स्किल्स और रिलेटेड जॉब जो है प्रोवाइड करने में हेल्प करेगा। इसमें यूथ फॉर जॉब्स स्किलिंग प्रोवाइड करेगा इन डिफरेंटली एबल्ड लोगों को। तो स्वराज एबिलिटी क्या है? एक AI जॉब पोर्टल है डिफरेंटली एबल्ड लोगों के लिए। IIT हैदराबाद ने लॉन्च किया है कोटक महिंद्रा बैंक और यूथ फॉर जॉब्स के साथ मिलकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल कॉरिडोर, ये किस देश की मदद से बनाया जा रही है? यानी बुलेट ट्रेन किस देश की मदद से बन रही है? जापान। चर्चा में क्यों है? क्योंकि मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल कॉरिडोर, इसका पहला स्टेशन बन गया है सूरत। तो पहला स्टेशन मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट का सूरत बन गया, याद रखिएगा। इंडिया का पहला हाई स्पीड रेल नेटवर्क कहाँ पर? गुजरात और महाराष्ट्र को जोड़ रहा है। तो पहला स्टेशन सूरत बनकर कंप्लीट हो गया। टोटल 12 स्टेशन बनने हैं, आप यहाँ मैप में देख सकते हैं। ये हैं वो 12 स्टेशन जो बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट में शामिल हैं। इसमें से 8 स्टेशन आपके गुजरात में आते हैं और 4 आते हैं महाराष्ट्र में। तो मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल कॉरिडोर, इसके 12 स्टेशन में से पहले का काम कंप्लीट हो गया है। टोटल 12 स्टेशन बनने हैं। अच्छा, ये नेशनल हाई स्पीड रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड, ये स्पेशल एजेंसी बनाई गई है ताकि बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट को रन किया सके। देखिए, सितंबर 2017 में ये प्रोजेक्ट शुरू हुआ, कहा गया कि 2022 तक बनकर कंप्लीट हो जाएगा। देखते हैं। जापान की मदद से ये बुलेट ट्रेन इंडिया में चलाई जा रही है। 508 किलोमीटर की डिस्टेंस है, 12 स्टेशन बीच में पड़ेंगे, जिसका सूरत पहला रेलवे स्टेशन बनकर कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2022 के ग्लोबल डिजिटल स्किल इंडेक्स में इंडिया की स्कोर क्या है? सॉरी, रैंक नहीं जारी की गई है। ग्लोबल डिजिटल स्किल इंडेक्स में इंडिया का स्कोर है 63। देखिए, सेल्स फोर्स एक कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट कंपनी या फिर मैगजीन है, उसने 2022 के लिए ग्लोबल डिजिटल स्किल इंडेक्स जारी किया है। इसमें 100 में से इंडिया का स्कोर है 63। टोटल 19 कंट्रीज़ के जो वर्क फोर्स हैं उनका एनालिसिस किया गया है।
इसमें से इंडिया का स्कोर आया है 63। अगर इन 19 कंट्रीज़ का एवरेज स्कोर देखा जाए तो 33 है, याद रखिएगा। ग्लोबल डिजिटल स्किल इंडेक्स ये क्या बताता है? ये बताता है कि आपके जो वर्क फोर्स है डिजिटली कितने स्किल्ड है, बस इतना ही बताता है, इसके अलावा नहीं। हाँ, खास बात क्या है? खास बात ये है, देखिए, स्किल्स रेडीनेस में, जो डिजिटल स्किल्स रेडीनेस है उसमें इंडिया ने टॉप किया है, बस इतना याद रखिएगा। तो ग्लोबल डिजिटल स्किल इंडेक्स 2022 में इंडिया का स्कोर है 63, एवरेज स्कोर है 33। बाकी 23,000 वर्कफोर्स का एनालिसिस किया गया है। 2022 के ग्लोबल डिजिटल इंडेक्स में 3 स्किल्स शामिल हैं: एवरीडे स्किल गैप, जनरेशनल स्किल गैप एंड द लीडरशिप एंड वर्कफोर्स स्किल गैप। ये 3 स्किल गैप्स हैं, इनका एनालिसिस किया गया है ग्लोबल डिजिटल स्किल इंडेक्स में। इंडिया की रैंक याद रखिएगा 63। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीएनए आधारित कोविड-19 वैक्सीन अप्रूव करने वाली वर्ल्ड की पहली कंट्री कौन बन गई है? अभी तक जो कोविड-19 वैक्सीन है वो mRNA आधारित है, लेकिन डीएनए आधारित वैक्सीन को अप्रूवल दे दिया है इंडिया ने, और ऐसा करने वाली विश्व की पहली कंट्री बन गई है। देखिए, इंडिया फर्स्ट कंट्री है वर्ल्ड में जो कोविड-19 डीएनए वैक्सीन को अप्रूव कर दिया है जिसने, बस इतना याद रखिएगा। बाकी आपको कुछ याद रखने की जरूरत नहीं। अच्छा, ये जो डीएनए वैक्सीन है इसको बनाया किसने है? जाइडस कैडिला ने। जाइडस कैडिला अहमदाबाद स्थित एक वैक्सीन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। पहली डीएनए वैक्सीन जाइडस कैडिला ने बनाई थी, इसका नाम है ज़ाइकोव-डी। इसको अप्रूवल दे दिया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 12 से 17 वर्ष के बच्चों के लिए। तो इंडिया वर्ल्ड में पहला कंट्री हो गया है जिसने डीएनए आधारित कोविड-19 वैक्सीन का अप्रूवल दे दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चक्रवात बदसिरई हाल ही में चर्चा में है, किस कंट्री को अफेक्ट किया है? चक्रवात बदसिरई इसने मेडागास्कर को अफेक्ट किया है। ये देख लीजिए, साइक्लोन बदसिरई इन्होंने मेडागास्कर को अफेक्ट किया है। अल जजीरा की न्यूज़ है, लेकिन हमारे लिए साइक्लोन इंपॉर्टेंट है। देखिए, मेडागास्कर के कोस्ट पर बदसिरई आया है 235 किलोमीटर की रफ्तार में, यानी अरब सागर में अफेक्ट किया है साइक्लोन बदसिरई ने। तो मनंजरे करके डिस्ट्रिक्ट है, अंतनानन रियो कैपिटल है मेडागास्कर की, उसको अफेक्ट किया है। सिटी नौजी वारका है, उसको तो बहुत ज़्यादा डिस्ट्रॉय कर दिया 95%। ये जो बदसिरई है ये दूसरा बड़ा तूफान है। इससे पहले जनवरी 2022 में स्टॉर्म अना भी आया था। तो स्टॉर्म अना एंड बदसरई किससे रिलेटेड है? मेडागास्कर से, ये याद रखिएगा। मेडागास्कर एक अफ्रीकन कंट्री है। कल भी हमने एक अफ्रीकन कंट्री पढ़ी थी युगांडा, लेक अल्बर्ट, याद रखिएगा। यहाँ देख लीजिए, ये है मेडागास्कर। कैपिटल क्या है? अंतनानारियो। करेंसी क्या है मेडागास्कर की? अरियरी। प्रधानमंत्री कौन है? क्रिश्चियन नेत्सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरिस्का टाइगर रिजर्व ये किस राज्य में स्थित है? तो सरिस्का टाइगर रिजर्व ये स्थित है राजस्थान में। देखिए, 3 टाइगर रिजर्व आप याद रखिएगा, कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं। सरिस्का टाइगर रिजर्व राजस्थान में स्थित है। एक सतकोसिया टाइगर रिजर्व है, वो कहाँ है? वो है आपका उड़ीसा में। और एक है बक्सा टाइगर रिजर्व, ये है वेस्ट बंगाल में। तो ये ऐसे टाइगर रिजर्व हैं जो हमेशा कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं। सरिस्का टाइगर रिजर्व चर्चा में क्यों है, हम लोग पढ़ लेते हैं। देखिए, जून 2022 में यहाँ पर हैबिटेट मैनेजमेंट प्रोग्राम लॉन्च किया था सरिस्का टाइगर रिजर्व में। हैबिटेट मैनेजमेंट प्रोग्राम से क्या हुआ कि टाइगर की पॉपुलेशन यहाँ पर बढ़ गई और 25 हो गई, इसलिए सरिस्का टाइगर रिजर्व चर्चा में है। देखिए, 2008 में जो रणथंभौर नेशनल पार्क है वहाँ से टाइगर्स को लाकर सरिस्का टाइगर रिजर्व में रखा गया था, क्योंकि रणथंभौर से ये टाइगर लुप्त हो रहे थे, तो सरिस्का टाइगर रिजर्व में रखा गया। सरिस्का टाइगर रिजर्व राजस्थान के अलवर डिस्ट्रिक्ट में है। इसको 1978 में टाइगर रिजर्व का टैग मिला था। सरिस्का टाइगर रिजर्व को 1978 में टाइगर रिजर्व घोषित किया गया था। और कल मैंने आपको क्या बताया था? चिल्का लेक को रामसर साइट कब बोला गया था? 1981 में। और 1981 में ही क्या हुआ था? नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व को यूनेस्को बायोस्फीयर रिजर्व लिस्ट में शामिल किया गया था। और सरिस्का टाइगर रिजर्व 1978 में टाइगर रिजर्व रहा। प्रोजेक्ट टाइगर कब लॉन्च हुआ? 1973 में। नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी इसको इंप्लीमेंट करती है। ये राजस्थान है, यहाँ पर है आपका सरिस्का टाइगर रिजर्व। राजस्थान की कैपिटल आपको पता ही है, ये है आपकी रेड क्लिफ लाइन, पाकिस्तान से बॉर्डर बनाती है और ईस्टर्न साइड पे बांग्लादेश से ही बॉर्डर बनाती है। राजस्थान के चीफ मिनिस्टर कौन है? अशोक गहलोत। गवर्नर कौन है? कलराज मिश्र। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एशियन डेवलपमेंट बैंक इसकी स्थापना किस वर्ष की गई थी?
तो एशियन डेवलपमेंट बैंक, इसकी स्थापना 1966 में हुई थी। देखिए 19 दिसंबर 1966 को एशियन डेवलपमेंट बैंक की स्थापना हुई थी। चर्चा में क्यों है? क्योंकि 2021 के दौरान एडीबी, एशियन डेवलपमेंट बैंक द्वारा इंडिया को 4.6 बिलियन सोवरेन लेंड किया गया है, यानी डेट दिया गया। तो यानी सरकार ने ये कर्ज लिया है कितना? 4.6 बिलियन डॉलर। तो भारत सरकार द्वारा 2021 में एडीबी से 4.6 बिलियन डॉलर लोन किया गया है, जिसमें पैंडेमिक के समय 1.8 बिलियन डॉलर, बाकी 2.2 बिलियन डॉलर बाकी राज्यों ने लिए हैं। अगर ओवरऑल कर्ज की बात की जाए तो इंडिया में 69 प्रोजेक्ट ऐसे हैं जिसके लिए एडीबी द्वारा 2021 में 15.5 बिलियन डॉलर का लोन दिया गया है, सोवरेन प्राइवेट सब मिला ले तो। वैसे सोवरेन डेट कितना है? 4.6 बिलियन डॉलर। एडीबी की बात कर लेते हैं। तो एडीबी आपको पता है एशियन डेवलपमेंट बैंक। एडीबी की स्थापना कब हुई थी? तो अभी मैंने आपको बताया था 29 दिसंबर 1966 को, 1966 को एडीबी की स्थापना हुई। मनीला, फिलीपींस, वहां पर हेडक्वार्टर है। एडीबी के प्रेसिडेंट कौन है? एशियन डेवलपमेंट बैंक के मसत्सुगु अस्कावा। एडी में टोटल 68 मेंबर हैं, इतना याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, इसके चेयरमैन मैनेजिंग डायरेक्टर कौन बने हैं? शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के सीएमडी बने हैं बीके त्यागी जी, कैप्टन बिनेश कुमार त्यागी। यहां देख लीजिए, कैप्टन बिनेश कुमार त्यागी शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के क्या बने हैं? सीएमडी, चेयरमैन मैनेजिंग डायरेक्टर। ये देख लीजिए आप, ये हैं आपके कैप्टन बिनेश कुमार त्यागी। कैप्टन बिनेश कुमार त्यागी ये शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के क्या बने हैं? सीएमडी। तो नाम रखिएगा कैप्टन बिनेश कुमार त्यागी। अच्छा, कैप्टन बिनेश कुमार त्यागी ने रिप्लेस किसको किया है? तो यहाँ पढ़ लीजिए, बिनेश कुमार त्यागी जी ने एचके जोशी को रिप्लेस किया है। शिपिंग कॉर्पोरेशन इंडिया के नए हेड बन गए हैं, सीएमडी बन गए हैं बिनेश कुमार त्यागी। बात करते हैं शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की। तो इसकी स्थापना कब हुई थी? 1961 में। हेडक्वार्टर कहाँ है? मुंबई में है शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर। और कैप्टन दिनेश कुमार त्यागी शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के नए सीएमडी बन गए हैं। किस आईआईटी द्वारा इंटरडिसिप्लिनरी वाटर मैनेजमेंट एंड पॉलिसी सेंटर स्थापित किया गया है? तो इंटरडिसिप्लिनरी वाटर मैनेजमेंट एंड पॉलिसी सेंटर स्थापित किया है आईआईटी मद्रास ने। ये देख लीजिए, आईआईटी मद्रास द्वारा एक्वामैप एक सेंटर स्थापित किया गया है। ये एक्वामैप क्या है? इंटरडिसिप्लिनरी वाटर मैनेजमेंट एंड पॉलिसी सेंटर है। पर्पस क्या है? इंडिया में वाटर की जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व किया जाए। तो आईआईटी मद्रास ने एक्वामैप लॉन्च किया है वाटर रिलेटेड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। तो एक्वामैप क्या है? इंटरडिसिप्लिनरी वाटर मैनेजमेंट एंड पॉलिसी सेंटर। किसने स्थापित किया है? आईआईटी मद्रास ने। बस ध्यान रखिएगा, एक्वामैप आईआईटी मद्रास ने स्थापित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहली बार किसके द्वारा अफ्रीकन कप ऑफ नेशंस जीता गया है? तो पहली बार किस कंट्री ने अपना अफ्रीकन कप ऑफ नेशंस जीता है? सेनेगल। सेनेगल ने पहली बार ये ट्रॉफी जीती है इजिप्ट को हराकर, ठीक है। तो सेनेगल द्वारा इसका पहला अफ्रीकन कप ऑफ नेशंस जीता गया है इजिप्ट को हराकर। इजिप्ट ने तो कई बार जीता था, लेकिन पहली बार ऐसा हुआ है सेनेगल ने जीता है। तो पिछली बार 2 बार से सेनेगल जो है फाइनल में हार रहा था, इजिप्ट के हाथों ही हारा कई बार। तो इस बार सेनेगल ने इजिप्ट को हरा दिया है, मिस्र को, और पहली बार अफ्रीकन कप ऑफ नेशंस को जीत लिया है सेनेगल ने, इजिप्ट को हराकर, याद रखिएगा। बात करते हैं सेनेगल की। तो ये छोटी सी कंट्री आप देख पा रहे हैं, ये है सेनेगल। सेनेगल की कैपिटल क्या है? डकार। डकार यहाँ की कैपिटल है। करेंसी क्या है? CFA फ्रैंक। और प्रेसिडेंट कौन है? मैकी साल, MACKYSALL। मैकी साल सेनेगल के क्या है? प्रेसिडेंट हैं। बाकी ये सारी कंट्रीज याद रखिएगा। यहीं पर बुर्किना फासो है, नाइजर है, चाड है। कल मैंने आपको लेक अल्बर्ट भी पढ़ाई थी, वो भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी यानी JNU की पहली महिला चांसलर, पहली महिला वाइस चांसलर कौन बनी है? तो JNU की पहली महिला वाइस चांसलर बनी है शांतिश्री धुलीपुदु पंडित जी। देख लेते हैं, ये हैं आपकी शांतिश्री धुलीपुदी पंडित। ये JNU की फर्स्ट फीमेल वाइस चांसलर बनी है, याद रखिएगा, शांतिश्री धुलीपुदु पंडित जी। यहां पढ़ लीजिए आप, शांतिश्री धुलीपुदी पंडित जी JNU की पहली फीमेल वाइस चांसलर बनी है।
अच्छा, ये पंडित जी ने किसको रिप्लेस किया है? एम जगदीश कुमार। एम जगदीश कुमार क्या बने हैं? कल ही बताया था मैंने, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के चेयरमैन बने हैं एम जगदीश कुमार। और एम जगदीश कुमार को रिप्लेस किया है शांति श्री धुलीपुदी पंडित जी ने, जो कि जेएनयू की फर्स्ट फीमेल वाइस चांसलर बनी है। अभी तक जो सावित्रीबाई फुले यूनिवर्सिटी है वहाँ पर जो आपकी धुलीपुदी पंडित जी हैं वाइस चांसलर थी। तो धुलीपुदी पंडित जी पहली वुमेन वाइस चांसलर होगी जेएनयू की, 5 वर्षों के लिए अपॉइंट की गई हैं। जेएनयू की बात करें तो 1969 में 1969 में जेएनयू की स्थापना इंडिया के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी द्वारा की गई थी अपने ही नाम पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, DX 2021 अवार्ड डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन के लिए किसने जीता है? तो DX 2021 अवार्ड जीता है कर्नाटका बैंक ने। किसने? कर्नाटका बैंक ने। देखिए, कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री द्वारा ये DX 2021 अवार्ड की घोषणा की गई है। DX 2021 अवार्ड ये कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री द्वारा दिए जाते हैं। इस बार जीता किसने है? इस बार जीता है कर्नाटका बैंक ने। DX 2021 अवार्ड डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन के लिए दिए गए हैं। तो कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री ने डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन में बेस्ट प्रैक्टिसेस के लिए कर्नाटका बैंक को DX 2021 अवार्ड दिया है। देखिए, कर्नाटका बैंक ने KBL विकास एक इनोवेटिव सिस्टम लॉन्च किया था, KBL विकास। इसके लिए इनको क्या मिला है? DX 2021 अवार्ड। ये कर्नाटका बैंक जो है द डिजिटल बैंक ऑफ फ्यूचर डिक्लेयर कर दी गई है। आप देख लीजिए, 1924 में कर्नाटका बैंक की स्थापना हुई, बेंगलुरु में हेडक्वार्टर है। CUN महाबलेश्वर MS। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुरंगा लकमल हाल ही में इन्होंने क्रिकेट के सारे फॉर्मेट से रिजाइन कर दिया है, इंटरनेशनल क्रिकेट से। सुरंगा लकमल कहाँ से बिलोंग करते हैं? श्रीलंका से। ये देख लीजिए, ये हैं आपके सुरंगा लकमल, श्रीलंकन क्रिकेटर हैं सुरंगा लकमल। इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट लिया है, हालांकि IPL में खेलते रहेंगे, वो बात अलग है। इससे पहले ही इन्होंने 2 वर्ष का कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रखा है काउंटी क्रिकेट क्लब के साथ, इंग्लैंड और वेल्स में। तो नाम देखिएगा, सुरंगा लकमल श्रीलंका के क्रिकेटर हैं जिन्होंने अपना रिटायरमेंट अनाउंस कर दिया है। लास्ट क्वेश्चन आज का, लता मंगेशकर जी हाल ही में निधन हो गया। इनको भारत रत्न किस वर्ष किया गया? तो लता मंगेशकर जी को भारत रत्न मेरे ख्याल से दिया गया, देखिए यहाँ पर 2001 में। 1969 में पद्म भूषण और 2001 में भारत रत्न दिया गया था। लता मंगेशकर जी हाल ही में इनका निधन हो गया 92 ईयर की एज में। मल्टी ऑर्गन फेलर से हुआ है, ठीक है, काफ़ी दिनों से एडमिट थी ये। तो शिवाजी मैदान में इनका अंतिम संस्कार हुआ कल। लता जी की 3 बहनें थीं, उषा मंगेशकर, आशा भोसले, मीना खदीकर। तो लता मंगेशकर जी और उषा मंगेशकर ने मेरे ख्याल से शादी नहीं की थी, बाकी दोनों ने शादी कर ली। 1942 में उन्होंने अपने कैरियर की शुरुआत की। उसके बाद 36 लैंग्वेजेस में गाना गाया है, चाहे वो फॉरेन हो या फिर इंडियन हो। आपको याद रखना है 2 चीज़ें, लता मंगेशकर जी को भारत रत्न कब मिला? 2001 में। और 1990 में भारत रत्न तो नहीं, लेकिन दादा साहब फाल्के पुरस्कार मिला। ये है लता मंगेशकर जी, बस इतना याद रखिए, हाल ही में इनका निधन हो गया है। ये आज की वीडियो से क्वेश्चन है, आप इजली का जवाब दे पाएंगे। शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ये इनकॉर्पोरेट हुई थी 2016 में, ये मैं आपको बताना भूल गया, ठीक है, बाकी तो आपको पता ही है।